नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, परसों चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है, यानी कि जो लोकसभा चुनाव है उसके फर्स्ट फेज की वोटिंग परसों है 19 तारीख को। जिन सीटों पर 19 तारीख को मतदान होना है वहां चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन बदलाव की जो लहर इस वक्त पूरे देश में उठी है वो अब थमती और रुकती हुई नहीं दिख रही है। राहुल गांधी का कहना है कि एक अंडर करंट है, यानी लोग भीतर ही भीतर अब सरकार बदलने के मूड में हैं, बकौल राहुल गांधी। और राहुल गांधी बीजेपी के लिए पहले 180 के करीब सीटों का अनुमान लगा रहे थे, उसे और घटा दिया है राहुल गांधी ने, और अब इसे घटाकर 150 सीटें ही बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान राहुल गांधी लगा रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दरअसल आज सुबह ही गाजियाबाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां उन्होंने यह दावा किया कि अब 150 सीटें ही आएंगी या उससे कम सीटें आएंगी। पहले आइए सुन लेते हैं इस बयान को, राहुल गांधी के इस बयान को। आप दोनों की तस्वीर देख रहे हैं, दोनों का विजुअल देख रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव सुबह सुबह आज गाजियाबाद में प्रेस को संबोधित करते हुए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी 150 सीटों की बात कर रहे हैं, सुनिए। जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। आपको बता दूं दोस्तों कि बीजेपी को लेकर जो दावा राहुल गांधी ने किया है वो निराधार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त देश के एक कोने से दूसरे कोने तक रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। आज ही राहुल गांधी कर्नाटक में थे, जहां उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए बताया कि राजनीति को जो लोग जटिल कहते हैं वैसा नहीं है। राजनेता का काम यह देखना होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, और जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ निडर होकर आवाज उठाना होता है। राहुल गांधी की ऐसी ही बातों से बीजेपी को तकलीफ होती है, और अब बीजेपी की तकलीफ इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इंडिया गठबंधन अब तक मजबूती से डटा हुआ है। परसों चुनाव है और अभी तक मजबूती के साथ डटा हुआ है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव भी थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी से पत्रकारों ने जो सवाल पूछे उसमें यही नजर आ रहा था कि ये दोनों नेता एक साथ कैसे हैं, कब एक साथ आए और किस तरह आगे भी एक साथ बने रहेंगे। तमाम सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिना बेहिचक कह सकते हैं कि अपनी बात वहां रखते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने भी पीडीए का जिक्र किया और कहा कि ये चुनाव हम कैसे जीत रहे हैं। बहुत सारे सवाल पूछे गए और उन तमाम सवालों का बहुत ही संजीदगी के साथ जवाब देते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी नजर आए। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। एनडीए को पीडीए हराएगा, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे, और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है।
तो सुना आपने, यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ इस बार विदाई भी अच्छी होगी। दरअसल इस बार के चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी है और बीजेपी का साथ देने वाला मीडिया भी है। कई चैनल अपने सर्वे में एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त मोदी कुछ पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें भी रटे रटाए सवाल और विपक्ष पर तोहमत लगाने की तैयारी दिख रही है। हालांकि अब विपक्ष इनका जवाब अच्छे से दे रहा है। जी हां, इन तमाम सवालों, चाहे मीडिया हो या बीजेपी हो, क्योंकि विपक्ष को इन दोनों से लड़ना है। मीडिया से भी पैरेलली लड़ना है और विपक्ष से भी लड़ना है। आज एक चैनल से बातचीत कर रही थी, सहारनपुर में प्रियंका गांधी थी, वहां एक चैनल से कुछ सवालों का जवाब उन्होंने दिया और प्रियंका गांधी ने एंकर को समझाइश दे दी कि आप किसी की बकवास पर सवाल क्यों कर रही हैं। सुनिए, आप किसी की बकवास पर सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? आप मुझसे महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर सवाल करिए। आपको बता दूं कि आज जब प्रियंका गांधी सहारनपुर में थी तो उन्होंने रोड शो किया। ये रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। जबरदस्त यहां पर भीड़ थी। हमारी टीम भी लगातार, हमने आपको लाइव दिखाया है दिन में यहीं से, सहारनपुर से, और जिसे देखकर राहुल गांधी के बीजेपी को 150 सीटों के दावे जो हैं वो गलत नहीं लगते हैं दोस्तों। राहुल गांधी इन्हीं सब तमाम चीजों को देखकर कह रहे हैं कि 150 सीटें आ रही हैं, उससे ज्यादा नहीं आ रही हैं बीजेपी को। प्रियंका गांधी को सुन लेते हैं, सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। भगवान राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी। इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश के सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश के हमेशा सत्य को पूजा है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की जोरदार तैयारियां दिख रही हैं दोस्तों, और वहीं बीजेपी की तरफ से मोदी अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह सत्ता इस बार बच जाए, और इसके लिए कभी राम का नाम ले रहे हैं, राम नाम का सहारा लिया जा रहा है, तो कभी मांस मछली के नाम पर विपक्ष को घेरा जा रहा है। और अब तो मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही दरकिनार करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। आपने सुन लिया, इंटरव्यू भी देख लिया आपने। मोदी के इस तरह के बयानों में उनकी घबराहट और बेचैनी साफ दिख रही है। वहीं परसों से चुनाव शुरू हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार दिख रहा है, और इसमें कौन आगे है कौन पीछे है इस पर तो चर्चा होगी ही। लेकिन उधर तैयारियां जो हैं किस ढंग से है, जरा बिहार की तरफ भी बढ़ना चाहता हूं। आज से बिहार में लालू प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार में कदम रख दिया है। अभी तक लालू प्रसाद यादव को आप देखते थे कि वो कुछ रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करते थे, साझा करते थे, लेकिन वो आज अपनी बेटी के प्रचार में सारण पहुंचे और उन्होंने कहा है कि अब मैं चुनाव प्रचार करूंगा। यानी इस चुनाव में एक लंबे अंतराल के बाद इस चुनाव में आप लालू प्रसाद यादव को भी देखेंगे। लालू जी के उस आज की बाइट अगर हो तो जरूर ले आइए स्क्रीन पे और सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लालू यादव। सुनिए। सारण जिला से मेरा लगाव, मेरा स्नेह, सारण जिला के लोगों ने मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया। सारण के लोगों का जो कर्ज है हमारे ऊपर, इस कर्ज को मैं उतार नहीं सकता, हमेशा याद रखता। लोग बोलते थे कि आप अपने परिवार से, घर से। तो सारण में, बिहार के सारण में लालू यादव भाषण में दे रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, और सारण के लोगों का क्या कर्ज है इनके ऊपर, ये हमेशा मैं याद रखता हूं। ये तमाम बातें यहां कहते हुए लालू यादव। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर किसके नाम होने वाला है चुनावों का पहला राउंड।
आखिर कौन जीत रहा है पहले चरण का चुनाव? क्या वोटिंग से पहले बदल गई है सियासी हवा? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन इन सब के बीच लगातार ओपिनियन पोल्स यानी सर्वे आते रहे। अब सर्वे का दौर खत्म हो रहा है। 19 तारीख से पहले दौर का मतदान है और अब यहां से आप कोई भी ओपिनियन पोल या सर्वे नहीं दिखा सकते। जो भी आएगा, जो भी होगा, वो 1 जून जिस दिन आखिरी 7वें चरण का मतदान है, उस दिन, उस शाम को 5 से या 6 बजे से आप दिखा सकते हैं, जैसे ही पोलिंग समाप्त होगी। लेकिन उससे पहले सर्वे में क्या कुछ आया है उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि विपक्ष को 2 दलों से, 2 गठबंधन से, या सबको मिला के एक गठबंधन कह लें, उससे लड़ना हो रहा है। पहला है जो बीजेपी है, जो सत्तारूढ़ दल है, उनके साथ जिसे एनडीए कह रहे हैं, और उसी एनडीए में एक मीडिया भी, एनडीएएम कह सकते हैं, वो मीडिया भी है, उससे भी लड़ना हो रहा है। इसलिए मीडिया चाहे राहुल गांधी से सवाल करता है तो पूछता है कि अमेठी से आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन उस मीडिया को ये नहीं पता कि वो वायनाड भी इसी हिंदुस्तान में है। आप वायनाड से लड़िए कि अमेठी से लड़िए, क्या फर्क पड़ता है, हिंदुस्तान में ही, पाकिस्तान में जाके तो नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इसलिए यहां पर कि वायनाड से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। चलिए खैर, बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, पंकज चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, मुकेश कुमार सिंह साहब हैं हमारे साथ, अनिल सिन्हा जी हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से घूम के भी आप आ रहे हैं और 2-3 दिनों तक लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी टीम अपनी वहाँ थी, जिसमें आप भी एक अलग एरिया में थे। और जो राहुल गांधी आज इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो उन्होंने जो बोला है, बताया है, उसको, उसमें कितना दम आपको दिखाई देता है। दूसरे जो सर्वे कर रहे हैं उसका जिक्र भी करेंगे, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन पहले ये जो सर्वे राहुल गांधी के पास है उसमें कितना दम है, और ये हमको जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आखिर आने वाले जो परसों चुनाव है 101 सीटों पे, 102 होना था लेकिन एक सीट पे नहीं है, इसलिए 101 सीटों पे है मतदान परसों। क्या उस दिन से हवा जो है, सियासी हवा बदलती हुई दिखाई देती है? राजीव जी, ये चुनाव बहुत अलग ढंग का चुनाव हो रहा है। मैं जिन क्षेत्रों में गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहां पे काफी, जिसको कहें, खामोशी वाला चुनाव है। रैलियां दिख रही हैं, बड़ी बड़ी रोड शो हो रहे हैं, लेकिन शहरों में कोई प्रचार नहीं है। लेकिन दूसरा एक जो पहलू है राजीव जी, वो बड़ा रोचक है। वो रोचक ये है कि आप किसी से बात करें, उनको, मतलब लोग किसको मतदान देना है वो तय कर चुके हैं। तो समाज एकदम से पोलराइज्ड है और तय कर चुका है किसको वोट देना है। रोज रोज के किसी का वीडियो सुन के एक शब्द निकाल के उछाल देने से लोगों की राय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये एक तो बहुत खास बात है कि लोग तय कर चुके हैं। एक दूसरी बात ये राजीव जी, जो मुद्दे जमीन पे गए हैं जी, तो आप कितना भी दूर ट्रेवल करें दिल्ली से, आपको मुद्दों में बड़ी समानता दिखाई दे रही है। वो समानता ये है कि नौकरियों का मुद्दा, जॉब्स का मुद्दा, बेरोजगारी का, वो मुद्दा महंगाई का, और एक नया मुद्दा जो जुड़ा है अभी हाल फिलहाल में, वो बीजेपी ने जो ये कहना शुरू किया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। उनके कुछ नेताओं ने ऐसा कहा। ये एक 400 सीटों का नैरेटिव खड़ा करने के लिए किया गया था, लेकिन उसके साथ जो संविधान जोड़ दिया बीजेपी कुछ नेताओं ने, इसका संदेश बहुत उल्टा गया है। और तमाम जो वंचित वर्ग है, जो आरक्षण जिसको मिलता है, उसके पूरा नैरेटिव ये चला गया है कि किस तरीके से संविधान बदल के आरक्षण खत्म किया जाएगा। और अभी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी 14 तारीख को, चुनाव के कुछ ही दिन पहले। और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में राजीव जी आप जानते हैं कि तमाम सारे छोटी छोटी सभाएं होती हैं, मोहल्लों मोहल्लों में सभाएं होती हैं, और उन सभाओं में वो उस इलाके के कोई बुद्धिजीवी, कोई एक्टिविस्ट, कोई अध्यापक आते हैं, और उस पर पूरा जो उसकी कवरेज कहीं मीडिया में नहीं दिखाई देती है जी। और उन सारी सभाओं में कई जगह मैंने पता किया कि कैसे भाषण हुए, क्या कौन लोग आए थे, तो वो संविधान का ही मुद्दा वहां पे चर्चा में आया। तो आप सोचिए कि 14 अप्रैल को संविधान का मुद्दा पूरे देश में इन तमाम सभाओं से, जो कि राजनीतिक पार्टियों की नहीं थी, उसमें संविधान का मुद्दा चला गया जी। तो दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो बीजेपी के पक्ष के लोग हैं, अगर आप उनसे पूछें कि भाई आप वोट क्यों देना चाहते हैं, तो वो तो उसके पास जवाब होता है, लेकिन मोदी जी किस बात पे वोट मांग रहे हैं उसका जवाब नहीं है। तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी कोई एक केंद्रीय मुद्दा तय नहीं कर पाए कि वो किस पे चुनाव 2024 का लड़ रहे हैं, तीसरी बार क्यों लाया जाए जी। ये एक कोई सेंट्रल मुद्दा, एक कोई नारा, एक कोई मुद्दा, एक कोई वादा वो नहीं कर पा रहे। ना पिछले 10 साल के अचीवमेंट बता पा रहे अपने कि हमने क्या क्या किया। अब ये बुलेट ट्रेन की कहानियां नहीं काम आती हैं जी। और एक और बात जो दिखाई दी है, वो दिखाई ये दी है कि जो सरकार समर्थित मीडिया है उसको लोग अब बड़ी शक की निगाह से देखते हैं। दूसरा, ईवीएम या चुनाव आयोग को के प्रति लोगों का भरोसा बहुत कम हुआ है। सर्वे में भी ये बात आई, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो भी ये बात आई कि चुनाव आयोग का जो रवैया है वो ठीक नहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी, वो ये कि चुनाव आयोग दिल्ली में क्या करता है, कौन से वीडियो जो है वो ट्विटर से कहता है बंद कराने को, किस भाषण पे वो नोटिस भेजता है, किस भाषण पे नहीं भेजता है। नरेंद्र मोदी और अरुण गोविल खुलेआम धर्म के आधार पर भगवान राम का फोटो लेकर वोट मांग रहे हैं, और नरेंद्र मोदी कई बार राम मंदिर को लेकर मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको एक बार भी नहीं कहा। इसका बड़ा एक संदेश जाता है नीचे तक, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, तो वो रुख देख रहा है कि उसके बॉसेस का रुख क्या है, और ये बहुत चिंता का विषय है। चुनाव आयोग का एक तरफा जो रुख है, ये चिंता का विषय, क्योंकि ये संदेश नीचे तक जाता है, पोलिंग बूथ तक जाता है ये संदेश कि चुनाव आयोग किसकी तरफ उसका झुकाव है जी। और बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है किसकी तरफ झुकाव है। किस तरीके के वीडियो वो ब्लॉक करवा रहे हैं ट्विटर से, किस तरीके के किन लोगों को वो सलाह दे रहे हैं कि आप संयम रखें, किनको सलाह नहीं दे रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो जो राहुल गांधी की भविष्यवाणी है, देखिए वो तो एक एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी संकट में जरूर है इस बार उत्तर प्रदेश में खासकर जी। और सहारनपुर की आज जो रैली हुई है ये बहुत इम्प्रेसिव रैली है। ये तस्वीर देखिए जी, बहुत इम्प्रेसिव रैली है। और सहारनपुर वो जगह है, उन तमाम जगहों में सहारनपुर भी जगह है जहाँ छत्रियों की बैठक पंचायत भी हो चुकी है। तो ये एक नया सरदर्द बीजेपी के लिए आ गया है। और अभी मैं मीडिया पे देख रहा था डॉक्टर महेश शर्मा का बयान, तो वो बयान भी ऐसा बयान है कि जो तमाम लोगों को जो है वो उसकी प्रतिक्रिया होगी, बड़ी स्ट्रांग प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी सहारनपुर में थी और वहां की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे, क्योंकि दिन में रोड शो और उसके बाद उसी दौरान उन्होंने एक भाषण भी दिया, लोगों को संबोधित किया इमरान मसूद के साथ। आप जानते हैं वहां कांग्रेस पार्टी के की तरफ से वो खड़े हैं और उनके लिए वोट मांगती हुई प्रियंका गांधी, उनकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। तो
फर्स्ट फेज का चुनाव किस दिशा में जा रहा है और इस चुनाव के आगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फर्स्ट फेज का चुनाव सामने है, 101 सीटों पे मतदान होना है उस दिन, 21 राज्य हैं और सबसे ज्यादा सीटें हैं इस फेज में। इसके बाद धीरे धीरे घटते हुए क्रम में है, लेकिन क्या यहां से एक दिशा दिखाई दे रही है जहां चुनाव आखिर किस दिशा में जा रहा है? और लेकिन इससे पहले एक डायरेक्शन देने की कोशिश मीडिया ने भी की है और मीडिया के अभी तक जो ओपिनियन पोल आए हैं, जरा मैं चाहूंगा कि उसको स्क्रीन पे रख दीजिए, उसके बाद पंकज चतुर्वेदी जी के पास आता हूं और जरा उनसे भी समझो। अभी तक अलग अलग कुछ प्रमुख मीडिया चैनलों के जो हैं ओपिनियन पोल देखिए, मजेदार हैं। एबीपी सी वोटर्स का लेटेस्ट, एनडीए को 373 सीट, इंडिया गठबंधन को 155, अदर्स को 15। टाइम्स नाउ ईटीजी का देखिए 323, ये एक महीना पहले का है टाइम्स नाउ का, और जी न्यूज का भी एक महीने पहले का है। टाइम्स नाउ ईटीजी 323, 163 और 57। जी न्यूज का जो मैट्राइज है इनका 377, 94 और 72। इंडिया टुडे सी वोटर्स आज तक वाले 335, 166, ये भी अभी लेटेस्ट नहीं आया है, ये भी इनके महीने भर पहले का है। और लेटेस्ट कल का 2 है, पहला एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं और इधर इंडिया टीवी सीएनएक्स देख रहे हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स छप्पर फाड़ के दिल खोल के जितना देना है दे दिए, 393, 99 और 51। ऐसे भी इंडिया टीवी वाले हमेशा ही, बाकी तो इंडिया टीवी की बात कर रहा हूँ, सीएनएक्स की बात कर रहा हूँ, हमेशा छप्पर फाड़ के ही देते हैं दिल खोल के बीजेपी को, दूसरों को नहीं। और तो ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, मोटा मोटी तस्वीर, जिसमें एनडीए गठबंधन को देख लीजिए कितनी सीटें आ रही हैं। ये इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एक सर्वे आप भी कर रहे हैं दोस्तों, जो ये इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और एक सर्वे ये भी कर रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को मोदी से भी लड़ना है, विपक्ष को मीडिया से भी लड़ना है। हाँ, हमारी एक दर्शक हैं, काफ़ी कोई भी प्रोग्राम छोड़ती नहीं है, सावित्री जी, उन्होंने बाद में करेक्ट किया कि मोदी और मीडिया ही नहीं, एक और भी है, वो है मोदी का जो एजेंसी है वो, यानी इस विपक्ष को एजेंसी से भी लड़ना है। देख ही रहे हैं आप, झारखंड में देख लीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री अभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो और जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखिए जेल में हैं। तो एजेंसियों से भी लड़ना है, जांच एजेंसियों से। तो ये आना चाहता हूं जल्दी से पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास, कैसे देखा जाए एक सर्वे की बात हमारे साथी प्रश्न थे जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत करीब दिखाई देते हैं, 150 सीटें कह रहे हैं तो बहुत करीब नजर आते हैं राहुल गांधी, लेकिन एक ये तस्वीर है जहां 400 के करीब हैं, जहां एनडीए 400 के करीब है और इधर 150, बहुत बड़ा गैप है। पंकज जी कैसे देखा जाए, कैसे किस पे भरोसा किया जाए, राहुल गांधी पे या इस मीडिया के सर्वे पे? देखो, हमको एक चीज तो जानो आप कि जी मैट्रिक्स का सर्वे, ईटीजी का, सीएनएक्स का, जनता की बात, ये 4 के सर्वे मेरे सामने लेटेस्ट रखे हुए हैं और उसका एवरेज भी मेरे सामने रखा है। मजेदार चीज ये है कि जिस चीज का झुंझुना बहुत तेजी से बज रहा है कि 400 पार होगा, तो ये जितने चारण चैनल के सर्वे हैं वो सब कुछ चाह के भी 400 कोई नहीं कर पा रहा है। आप देख लीजिए, यानी सीएनएक्स 399 पे ठहर गया, जी मैट्रिक्स 390 पे ठहर गया, 400 तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो तय है कि साम दाम दंड भेद जो कथित सर्वे है उसमें लगाकर भी 400 तो नहीं आ रहे। एक चीज। दूसरी चीज, जब सर्वे की हम बात करें तो सीएसडीएस के सर्वे की मैं जरूर बात करना चाहूंगा। सीएसडीएस का एक सर्वे 3 दिन पहले आया और उसके अंदर बहुत स्पष्ट रूप से आया कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, ये सब बड़े मुद्दे हैं। लेकिन अब हमको जिनसे सेवा पाते हैं उनके लिए भी चरना तो नौला नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबसे ज्यादा लोग चाहने वाले मोदी जी को ही है। अब ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है कि जब मेरे सामने बेरोजगारी, महंगाई मूल मुद्दे हैं, तो जो व्यक्ति बीते 10 साल से सत्ता में है और जिसके कर्मों के कारण, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे कोविड मैनेजमेंट हो, या जीएसटी हो, या अनवांटेड रूप से
डेली कंज्यूमर आइटम्स को बाहर से अचानक मंगाने की नीति हो, उससे जो मसले खड़े हो रहे हैं, वो मसलों की जिस व्यक्ति को देना तो मैं उसको क्यों पसंद करूंगा? ये बहुत सोचने की बात है। तो ये जो सर्वे हैं, ये निहायत किस्म से अपनी विश्वसनीयता को खोते चले जा रहे हैं। और जो मैं महसूस करता हूं कि ये सर्वे एक पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा होते हैं। मैं एक मजेदार सर्वे व्यक्तिगत रूप से अपना बताऊं। मैंने पिछले महीने ट्विटर पे और फेसबुक पे और उसके बाद में मेरे कांटेक्ट के व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा कि क्या आपसे आज की तारीख तक किसी सर्वे एजेंसी ने किसी भी तरीके से कांटेक्ट किया? ये मोटा मोटी मैं देखता हूं कि लगभग 4,500 से 5,000 लोगों से मेरे संपर्क में थे और उसमें से करीबन 350 करीबन लोगों ने मुझको रिस्पॉन्ड भी किया और उनमें से सभी का कहना था कि उनसे आज की तारीख तक कभी किसी सर्वे एजेंसी ने संपर्क ही नहीं किया है। और जो ये मैसेज करने वाले थे, ये दूर दराज गांव के लोग भी थे, कस्बे के लोग भी थे, मेरे अपने रिश्तेदार भी थे जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इन राज्यों में फैले हुए हैं। तो शायद मैं सोचता हूं कि हमारा प्रोग्राम जो इस समय जो लोग देख रहे हैं, वो सब लोग भी अपने अपने स्तर पर एक छोटा छोटा सर्वे करें 100-100, 200 लोगों से जो उनके संपर्क में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से, कि आज की तारीख तक क्या उनसे किसी ने इलेक्शन के बारे में सर्वे के लिए कोई प्रश्न किया। और मुझे लगता है कि यदि हमारे 500 या 1,000 दर्शकों से 100 लोगों के सर्वे का भी आंकड़े आ जाते तो हमको सामने मालूम पड़ जाएगा कि यह निहायत फर्जी, घर में बैठ के और एक राजनीतिक दल का एक प्रोपेगेंडा का पार्ट होता है। बहुत स्पष्ट है। अच्छा, आप देश में देखेंगे बड़े स्तर पर, खासकर के लोअर मिडिल क्लास घरों में अब लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया जी। टीवी के समाचारों की टीआरपी लगातार घटती जा रही है और इसकी जगह वैकल्पिक मीडिया पे लोगों का कुछ ध्यान है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि अब ये जो प्रोपेगेंडा का जो तरीका शुरू हुआ था, ये धीरे धीरे नीचे की ओर है। यदि एन भास्कर राव की किताब पोल सर्वे ऑफ इंडिया को देखा जाए तो उसमें बहुत स्पष्ट होगा कि उसके मानक क्या थे और उसकी नैतिकताएं क्या थी। और आज हम किस तरीके से उन मानकों को कुचल रहे हैं और किस तरीके से उस नैतिकता को का नजरअंदाज करके हम एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जी। जहां तक सेंट्रल इलेक्शन की कमीशन की बात रही, मुझे लगा कि मेरी याददाश्त में, मैंने अपने बचपन से मैं याद करूं तो इतना लचीला और एक तरफा केंद्रीय चुनाव आयोग को काम करते नहीं देखा। आज न जाने क्या हुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बंगाल के गवर्नर को एक नोटिस जारी किया है कि वो 18-19 तारीख को कूच बिहार का अपना दौरा ना करें क्योंकि उससे इलेक्शन प्रभावित हो सकता है। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि आज ये अपने मालिक के सामने कैसे ये इसने जरूरत कर दी ऐसा करने की। तो ये दुर्भाग्य है कि जो ये सबसे बड़ी एजेंसी है जिसको हम मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष कराने का जिस पर पास मादा है और जरिया है, वो इस समय सबसे ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। और यदि वही निष्पक्ष होता तो शायद इस प्रकार के सर्वे की रियलिटी को जानकर इस सर्वे कराने के सो कॉल्ड खर्चे को उन राजनीतिक दलों के चुनाव खर्चे में जोड़ दिया होता। जी जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। सर्वे की बात थोड़ा सा हम लोग यहां करना इसलिए जरूरी समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लगातार एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि बिल्कुल बल्ले बल्ले है, अब तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आ ही रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कारण है कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें राहुल गांधी ने 180 की जगह 150 सीटों के आसपास ही बीजेपी को आने की उम्मीद जता रहे हैं। इसके क्या मायने देखे जाएं और आखिर ये फिगर उनको कहां से मिला, और क्या जो मीडिया की तरफ से जो सर्वे ओपिनियन पोल अभी तक आए हैं वो सही है, या राहुल गांधी के पास जो ओपिनियंस आ रहे हैं, जो सर्वे के फिगर्स आ रहे हैं वो सही है। और एक सर्वे हम लोग भी कर रहे हैं लगातार, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, बुशरा खानम, ये तमाम अलग अलग और भी दूसरी टीम, ये सब अलग अलग जगहों पे सर्वे तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आप जब जाते हैं और आप तमाम साथी भी
जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी सर्वे कर रहे हैं। जैसे अभी कह रहे थे पंकज चतुर्वेदी जी कि आप कम से कम 100 लोगों से पूछ लीजिए, आपके जानने वालों से ही पूछ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर देश में सियासी हवा की दिशा क्या है, पुरवैया है या पछुआ है, ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आना चाहता हूं पुरवैया और पछुआ से अनिल सिन्हा जी के पास, जरा आपसे समझूं। अनिल जी, क्या ये हवा किधर की है? बिहार की हवा भी बड़ी तेज चल रही है, क्या वो दिल्ली तरफ आने वाली है क्या? क्योंकि अब तो लालू प्रसाद यादव भी निकल गए हैं और एक लंबे अंतराल के बाद चुनावी सभाओं में लालू यादव को आप देख रहे होंगे। खुद ही बीजेपी ने आवाज आ रही है ना? जी हाँ, अब आ रही जी बिल्कुल। बीजेपी ने खुद उसी वहां की पॉलिटिक्स को, महाराष्ट्र और बिहार, इसकी पॉलिटिक्स में इतना उलटफेर कर दिया कि जिसकी वजह से अब उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। और बिहार में मैक्सिमम सीट उनके पास है और उस मैक्सिमम सीट में कोई चांस नहीं है कि अब रिटेन करने का। अभी अब ऐसा हुआ है कि कुछ, मुझको तो मेरा जो अपना अंदाजा है, जिसको कि आप मतलब अभी कैसे कहे मतलब रखना चाहिए मालूम नहीं, लेकिन है क्या कि जेडीयू बेहतर करेगी इससे, बीजेपी से। मतलब बीजेपी के जो एलाइज हैं उसमें जेडीयू एक बेहतर करेगी। बाकी जो चिराग पासवान है वो बुरी तरह लुढ़केंगे, जीतन राम मांझी भी बुरी तरह लुढ़केंगे और जेडीयू थोड़ा बेहतर करेगी और हो सकता है कि उनको बीजेपी से भी बेहतर स्थिति उनकी रहे, और बाकी तो उनका बहुत बुरा हाल है। तो इसीलिए बिहार से जो हवा, देखिए बिहार में नीतीश कुमार का मतलब बाद का जो भी रोल रहा, लेकिन जो हवा जिसको आप आज बोल रहे हैं उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस समय में जबकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या ये जो सारे नेता थे जो आज इंडिया गठबंधन मतलब बाद में बने इंडिया गठबंधन के साथ आए, वो लोग सब करीब करीब खिलाफ थे और बीआरएस के साथ जा रहे थे, मतलब केसीआर के साथ घूम रहे थे, इवन आपके अखिलेश भी। लेकिन वहां से बिहार में एक नैरेटिव बनी, लेकिन वो नैरेटिव बनी उसमें नीतीश से ज्यादा तेजस्वी का योगदान है, इसीलिए कि तेजस्वी एक पूरी तरह से उस पर टिके हुए थे, चाहे नीतीश इधर से उधर भी होते तो भी उनको रहना था साथ में। तो वो एक नैरेटिव बनी और जो दिल्ली तक, आपको पूरे देश के बाकी हिस्सों तक गई। तो ये कंट्रीब्यूशन आपको मानना होगा। सिर्फ थोड़ा सा लग रहा था क्या कि उत्तर प्रदेश में, हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद ये पक्का हो गया कि अखिलेश भी काफी ताकतवर स्थिति में है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कहीं गैप्स था। लेकिन आज जो हुआ, जो गाजियाबाद में जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी का रिस्पॉन्स आया है, तो अब इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन के रूप में वहां उभर गया है। अब वहां भी जो आप देख रहे हैं, ये जो गोदी मीडिया का जो सर्वे देख रहे हैं, वो सर्वे हमको लग रहा है क्या कि उन्होंने उसमें एक बोल रहे थे क्या कि 300 से 400 से कम, उन्होंने बहुत कोशिश की कि 300-400 तक पहुंचा दें, क्योंकि मतलब जो अलायंस के लीडर का यही था, मतलब मीडिया के साथ जो अलायंस है बीजेपी का, उसका तकाजा यही था कि जो नैरेटिव है 400 पार का, उसको किसी तरह से 403-402 ले जाए। लेकिन वो ले नहीं जा पाए, लेकिन उसको छूने की, कम से कम छूता हुआ दिखाने की कोशिश की है। तो ये यूपी में हमको लग नहीं रहा है कि संभव है। और राहुल, एक लास्ट में कहूंगा, राहुल गांधी का जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन एक आइडियोलॉजिकल कैलकुलेशन है और एक तरह से जो नैरेटिव बनी है और जो ग्राउंड रियलिटी बनी है। अब उनका जो उन्होंने अंदाजा लगाया है, उसमें वो लोग भी है जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है और उनको चैलेंज कर, मतलब साथ मतलब सीट शेयरिंग नहीं है, जैसे ममता है या नवीन पटनायक है, इनको भी हमको लगता है कि उन्होंने काउंट किया है। तो सब मिला करके अगर जो सिनेरियो बनता है, तो बीजेपी कहीं ज्यादा आगे दिख नहीं रही है। जो जहां हिंदी पट्टी जो है, हिंदी पट्टी में मैक्सिमम उनके पास है, तो मैक्सिमम को आप कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? तो अब तो वहां तो नीचे ही जाना है। तो हमको लग रहा है कि उन्होंने ज्यादा मैथमेटिकल और आइडियोलॉजिकल कैलकुलेशन किया है। ग्राउंड पे जो उनको दिखाई दिया है वो भी है, हम सर्वे टाइप का हमको लग रहा है कि इसकी ऐसा कुछ कांग्रेस ने कराया है, वैसा हमको लग नहीं रहा है, क्योंकि वो इस चक्कर में है ही नहीं। उनका मामला ये था, राहुल गांधी और कांग्रेस को इस बात के लिए
जरूर श्रेय देना चाहिए इसका कि जो पॉलिटिक्स को राजनीति से बाहर करना, राजनीति में राजनीति हटा करके बाकी सब कुछ लाना, मतलब व्यक्ति को लाना, सांप्रदायिकता को लाना, धर्म लाना, सब कुछ लाना, लेकिन राजनीति नहीं लाना है। मतलब कि जनता के मुद्दे जो है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे न रहे। ये कोशिश बहुत की। जैसे आज सूर्य तिलक चल रहा था, एक मीडिया चैनल पर राज तिलक चलता है, तो ये बहुत कोशिश चलती रही कि राजनीति ना हो, लेकिन वो राजनीति को उन्होंने राजनीति के मतलब सिर के बल जो खड़ा था उसको उन्होंने पैर के बल खड़ा कर दिया है। ये कंट्रीब्यूशन है और उसके आधार पर वो बोल रहे हैं कि 150 से ज्यादा जाना मुश्किल है। जी 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 बिल्कुल, 150 से ज्यादा जाना मुश्किल है बीजेपी का, राहुल गांधी कह रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मुकेश जी, ये कॉन्फिडेंस के पीछे क्या कारण हो सकता है? राहुल गांधी की क्या दोनों पदयात्राएं, आज की तारीख में राहुल गांधी अकेला नेता है, अकेला, जो पूरे भारत में दक्षिण से उत्तर और उधर पूरब से पश्चिम की यात्रा करके, और इस चुनाव में है, इस चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों के बीच जाने वाला नेता है। और क्या उसी आधार पे ये एक्सपीरियंस उनका कह रहा है? और क्या कुछ, क्योंकि थोड़ा सा इसकी गहराई में जाने की जरूरत है, समझा जाए कि कितना, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी ने जितनी बातें कही हैं कमोबेश सारी बातें सही होती नजर आई हैं। इसलिए क्या ये चुनाव भी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में राहुल गांधी देख रहे हैं, 150 के आसपास? बहुत बढ़िया बात बोली आपने राजीव अपने इस इंट्रोडक्शन में आखिरी में, कि अभी तक जितनी बार जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, वो बातों में ज्यादातर बातें सच साबित हुई हैं। और ये एक इकलौती बात ऐसी है कि अगर हम राहुल गांधी की गोदी में ना बैठें, सारे नेताओं को एक नजर से देखने की कोशिश करें, सबकी कथनी और करनी का वैल्यूएशन करने की कोशिश करें, तो हम ये साफ देखते हैं कि जो नेता पिछले 10 साल से राजनीतिक अखाड़े में जबरदस्त चोट खाता आया है, उस नेता की भी बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक तरफ हमें यह दिखता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि राहुल गांधी की बातों में विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ हमें यह दिखता है कि जो अपने आप को बड़े धुरंधर बल्लेबाज के रूप में इस पिच पर, सियासत की इस पिच पर पेश करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप देखिए पिछले 2-2.5 महीने से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और टिपिकली हर बॉल पे बीट हो रहे हैं। ऐसा हम लोगों को साफ दिख रहा है कि वो हर बॉल पे बीट हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि उन्होंने अपना अंपायर किसे बना रखा है? बीच बीच में कभी कभी अपील भी हो जाती है, तो अंपायर किसको बना रखा है? तो एक ऐसा इलेक्शन कमीशन अंपायर है जिसके बारे में कि क्या कहें, भूतों भविष्यतों वाली स्थिति है। दूसरी तरफ जो दूसरा अंपायर है वो है इनका गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया की बात बताओ राजीव जी, मैंने 14 संस्थानों में काम किया है अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में, और पिछले 10 साल से मैं नौकरी में नहीं हूं, ये भी बताऊं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इन मीडिया संस्थानों में किस तरीके से ये जो सर्वे हैं ये मैनेज होते हैं। लिख के आता है, मीडिया के संस्थान मालिकान संपादक की मदद से तय कर लेते हैं कि बस हमें यही लाइन लेनी है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन ये सच है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूं कि ये जो हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया की आज की तारीख में स्थिति यह है कि गोदी मीडिया की विश्वसनीयता मैं समझता हूं ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे है। और वजह क्या है? वजह यही है कि जैसे ही आपको लोग प्रामाणिक नहीं मानेंगे, लोग आपको सच नहीं मानेंगे, जैसे हम लोगों को जर्नलिज्म की बातों में बताया जाता था कि क्या आप क्रेडिबल हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं ये लोग। इसीलिए ये जब ये 350, 400, 450, 425, जो मर्जी आए सो कह लें, यकीन जानिए इनको अंडर करंट का कोई एहसास नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में इस कन्वेंशनल मीडिया में ग्राउंड रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है। आज स्थिति यह है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम लोगों ने वो दौर देखा है जब कहीं दूर दराज के इलाके में जाते थे, लोग हमें पलकों पे बिठाते थे कि ये फलाने चैनल से आए हुए रिपोर्टर हैं। आज स्थिति यह है कि आपको मुर्दाबाद, आपको गालियां सुननी पड़ रही। क्यों? क्योंकि आपके मालिकों ने और संपादकों ने अपनी क्रेडिबिलिटी गंवा दी है।
मीडिया का निष्पक्ष होना जरूरी नहीं है, मीडिया का ओपिनियन मेकर होना बहुत जरूरी है। ये कतई एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसीलिए तो हमारे समाज में, हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपना मीडिया संस्थान खोल सकता है, अपना अखबार खोल सकता है। इसकी क्यों छूट है? ये इसीलिए छूट है, लेकिन उसकी व्यावसायिक सफलता, उसकी सामाजिक क्रेडिबिलिटी किस चीज से जुड़ी हुई है? वो सिर्फ इसी चीज से जुड़ी हुई है कि वो कितना प्रामाणिक है, कितना सच बता रहा है जनता को, जनता से जुड़ी हुई बातों को कितने प्रामाणिक ढंग से लोगों के सामने रख रहा है। आज वो स्थिति खत्म है और इसीलिए आपको इस तरह के सर्वे और इस तरह के नंबर दिख रहे हैं। इसीलिए जब प्रशांत ग्राउंड में जाते हैं तो उनको ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज नजर आती है। हालांकि बिल्कुल वाइब्रेंट नहीं है, खुला हुआ चमक नहीं रहा पहले वाले जमाने की तरह, बड़े बड़े कटआउट हैं और बैनर झंडे लगे हुए हैं, उन चीजों में जरूर कमी आई है। लेकिन जिस तरीके का अंडर करंट है, वो अंडर करंट क्यों है, कहां से आता है? सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जब जनता देखती है कि पॉलिटिकल पार्टी बुनियादी मुद्दों की बात नहीं कर रहे, खासतौर से सत्ता में बैठे हुए लोग बुनियादी मुद्दों की बात नहीं कर रहे, जब वो देखती है कि मीडिया बुनियादी मुद्दों की बात नहीं कर रहा, तो अपने मन की बात को मन में रखता है। और मैं पहले भी आपके इस मंच पे एक आध दफा कह चुका हूं, यकीन जानिए इस बार का चुनाव सत्ता के खिलाफ जनता का चुनाव है। विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ एक, समझ लीजिए, एक प्रतीक है। इस बार का चुनाव सत्ता वर्सेस जनता है और अब यह तय होना है कि क्या इसमें जनता कामयाब होगी या सत्ता जिस तरीके का लॉलीपॉप दे करके, झुंझुना दिखा करके, इधर उधर की गैर राजनीतिक बातों को करके, गैर मुद्दों की बातों को करके लोगों को अब तक टोपी पहनाती रही, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। अगर यही चीजें इस बार होनी है या इस बार जनता सीधे सीधे हार्डकोर पॉलिटिक्स की, डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की, इनकी बात करेगी। और आपने जैसे एक बात चलते चलते एक बात छोटी सी और कहूं, जो आपने कहा था कि इस बार का चुनाव इलेक्शन कमीशन इनकी गोदी में बैठा है, मीडिया इनकी गोदी में बैठा है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं चुनाव आयोग जैसी इनकी गोदी में बैठी है। आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आए दिन इस तरह के डायरेक्शंस देने पड़ते हैं कि चुनाव आयोग आपने ये क्यों नहीं किया, फलाने जी आपने ये क्यों नहीं किया। ये क्या है? ये इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है और ये अपने पीक पर है। अब इसके बाद भी, और बिल्कुल ये नहीं समझना कि जनता नहीं समझती, खूब अच्छे से समझती है साहब। पॉलिटिकल ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा जनता इतने अच्छे से, इतनी गहराई से समझ चुकी है। और मेरे पास इसका उदाहरण है, 2009 में देश के बहुत सारे लोग ये समझते थे कि जनता न्यूक्लियर डील को नहीं समझती, और जनता ने खूब अच्छे ढंग से समझा और लेफ्ट के बाहर जाने के बावजूद जनता ने उस मनमोहन सिंह की सरकार को अच्छा मैंडेट देकर के वापस लेके आई। कहने का मतलब यह कि हम लोगों को यह लगता है कि जनता कुछ बातों को नहीं समझती। ठीक है, उसके पास उस ढंग से बोलने कहने का तरीका, लेकिन वो समझती है, उसे दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी का चुनाव प्रचार क्या है, बीजेपी के पास धनबल कैसा है, बीजेपी के पास जनबल कैसा है, ये सब दिख रहा है। और इसमें उस बात का तड़का और लगता है कि बीजेपी को अपने अंदर के कैसे अंतर विरोधों से जूझना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार उनके लिए कोई मुद्दा रहा ही नहीं, उल्टा वो खुद खड़े हैं कटघरे में। तो ऐसी कई चीजें जनता बहुत अच्छे ढंग से समझती है। बाहर से लाए हुए नेताओं को किस तरीके से आप अपने पार्टी में जो है वो उनको प्रमुखता दे रहे हैं, तो आपका काडर, आपका कार्यकर्ता उससे बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है। और ये सारी चीजें बीजेपी के खिलाफ जा रही है और यही अंडर करंट है। अंडर करंट क्या है? यही है, यही बातें अंडर करंट है। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल अंडर करंट। एक बार फिर से आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास जल्दी से, और फिर आते हैं हमारे और भी साथियों के बीच में, उनके पास भी। अनिल जी, जरा जब चर्चा अभी बिहार की कर रहे थे, आपने महाराष्ट्र का जिक्र भी किया था। जरा समझना चाहता हूं आपसे, बहुत नजदीक से आप महाराष्ट्र को भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र की क्या स्थिति आज की तारीख में दिखाई दे रही है? क्योंकि अब चूंकि परसों चुनाव है, चुनाव प्रचार, चुनाव का शोर पहले फेज का खत्म हो चुका है, और ऐसे में वहां क्या कुछ दिखाई दे रहा है? गडकरी की सीट भी बताते हैं कि इधर फंसी हुई है, क्या सच है? देखिए क्या हुआ, हाँ ये सच इसलिए है कि गडकरी की सीट में हुआ क्या कि पहले कांग्रेस वहाँ 3-4 ये में थी, फैक्शंस वहाँ था। तो जो नया जो उनका कैंडिडेट विकास पाटिल आया है, तो वो लोगों ने सब मिल गए कि गडकरी को, मतलब बीजेपी को हराना है। गडकरी से ज्यादा बीजेपी का मामला है कि बीजेपी को हराना है, इसके लिए उनको वहां पर इकट्ठा हो गए। तो वो जो उनका फैक्शनलिज्म था,
खत्म हो जाने के बाद नागपुर उनकी ट्रेडिशनली बहुत ही मतलब उनका गढ़ रहा है बीजेपी इसका, कांग्रेस का। और बनवारी लाल पुरोहित भी बीजेपी कांग्रेस से ही बीजेपी में गए थे, तो इसीलिए ये जो है ये सीट जो है उनके लिए थी। और दूसरा है क्या कि एक महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी बात जो चल गई मतलब रहेगी अंडर करंट जिसको आप बोलते हैं, उसमें यह है कि सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी मतलब कि कई इंडस्ट्रीज गए वो भी, और दूसरा है क्या कि सब परिवारों को तोड़ दिया। ये कोई अच्छे ढंग से नहीं लिया। एक महाराष्ट्र में एक स्टेबल किस्म की पॉलिटिक्स रही है जिसमें कि फाइट भी होता रहा है। मतलब कि बता दूं, दीपक जी ज्यादा जानते हैं कि बाल ठाकरे और जॉर्ज फर्नांडिस एक दूसरे के बहुत खिलाफ थे, या पवार के ही खिलाफ थे बाल ठाकरे, लेकिन इनके आपसी संबंध कभी भी व्यक्तिगत तौर पे या इस तरह से नहीं हुए कि आप ये करें। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सबके परिवार को भी तोड़ दिया है और सब एक दूसरे के खिलाफ, मतलब ये बात गई है लोगों में कि इन्होंने विखंडन कर दिया। दूसरा, कोई नैरेटिव नहीं क्रिएट कर पाए। कोई बीजेपी की जो महाराष्ट्र में कोई नैरेटिव होनी चाहिए क्यों आपको वोट दे, तो वो भी है। और जहां भी है जैसे मराठा का इशू, मराठा आरक्षण का इशू है, या ये किसी को कुछ कर नहीं पाए। और अजित पवार का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट, ये दोनों इस बार कोशिश कर रहा है कि बीजेपी ज्यादा न निकले, क्योंकि उनका अपना सर्वाइवल आगे उसी पर डिपेंड करेगा। तो हमको लग रहा है पूरा पता नहीं अचानक की जो है बीजेपी के उनके मन में क्या था, लेकिन उनके मन में ये था कि इस विखंडन से ही कुछ निकाल लेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्रांड मोदी इतना मजबूत है कि ये सब की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रांड मोदी जहाँ चलेगा नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास। दीपक जी, आपका जिक्र कर भी रहे थे अभी अनिल जी, और महाराष्ट्र का जिक्र यहाँ करना इसलिए ज़रूरी है कि सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र आता है, 48 सीटें हैं, और बहुत सही कह रहे हैं कि परिवार को तोड़ा, परिवार के नाम पे सबसे पहले परिवार को तोड़े आप, पार्टी को तोड़े, और उसके बाद वहाँ से कई सारे प्रोजेक्ट आप अपने गृह राज्य गुजरात लेके चले गए। लोगों में नाराज़गी, क्योंकि आपने भी आपका भी काफ़ी संपर्क है और काफ़ी रिपोर्टिंग वहाँ की है, देखा है, समझा है, उस लिहाज से भी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको भी लगता है कि इस बार महाराष्ट्र जो है वो एक निर्णायक भूमिका निभाते हुए दिखाई देगा? निश्चित रूप से राजीव जी, महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इस समय हम उसको वोट्स या बाकी कौन सा बूथ किसके तरफ जाता है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र किसके तरफ जाता है, लोकसभा क्षेत्र किधर जाता है, उससे ज्यादा जो है वो भावनात्मक लेवल पर वहां का चुनाव लड़ा जा रहा है। लगभग 2-3 पार्टियां कम से कम ऐसी हैं, एनसीपी शरद पवार का गुट, उसके बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। इनमें कम से कम शरद पवार को माना जा रहा है कि ये एक ऐसा मराठा स्टालवर्ड है। और आपको याद होगा जब 1-2 बार उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार पलटाने का जो काम हुआ था, तो लोगों ने ये उनको प्रेजेंट किया था कि गुजरात के चाणक्य से बढ़ के जो है वो हमारा मराठा चाणक्य जो है, ये यहाँ का महाराष्ट्र का जो चाणक्य है वो बड़ा चाणक्य है। आपको याद होगा वो घटना जो है जब शरद पवार ने इंटरफेयर करके पूरी की पूरी सरकार जो है अपने पे ले ली थी, और अपने भतीजे अजित पवार के मामले जो है वो भी खत्म सब करा दिए थे। तो वहां पर दूसरी बात जो है, वहां पे अस्मिता के नाम पे अगर जब भी चुनाव लड़ा जाएगा तो आज भी चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं शिवसेना के, उसी गुट को असली शिवसेना माना जाएगा, जहां पर बाल ठाकरे का जो पुत्र है, बेटा है, वो जहां खड़ा रहेगा, चाहे उसमें 5 ही लोग क्यों न हो, माना यह जाएगा कि यही असली शिवसेना है। और इस समय जो हुआ है, देखिए जो कुछ आर्थिक बदहाली इन 10 वर्षों में आई है, उसका एक सबसे बड़ा जो भुगतने वाला जो स्टेट है वो महाराष्ट्र, क्योंकि माना ही गया कि महाराष्ट्र जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है। तो उसको वहां के लोग, चाहे उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान ना हो, कोई बहुत बड़े बड़े उद्योगपति कारोबारी ना हो, सामान्य भी लोग हो, लेकिन वो इस चीज को जरूर देखते हैं कि हमारा जो राज्य है वो देश की आर्थिक राजधानी कहलाता है। तो आर्थिक राजधानी को जिस प्रकार से तबाह किया गया, उससे भी लोगों ने उसको देखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और स्कोर ओवर अगर करते हैं, जो एक कदम आगे जो पार्टियां चल रही हैं वो उद्धव ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे जो गुट चला गया एकनाथ शिंदे का, उससे एक कदम आगे चल रहे हैं। और एनसीपी जो शरद पवार का एनसीपी है, वो अजित पवार का जो टूट के चला गया गुट, उससे कहीं आगे जा रहे हैं। तीसरा कांग्रेस जो है, आप देखिए नाना पटोले भी उससे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और लोगों को बांध कर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। प्लस आप ये भी देखिए कि
मुंबई में 2 बहुत बड़े शो इंडिया के हो चुके हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही जो है वहां हुआ। उसके बाद जिस समय इनके मुंबई में जब इनकी यात्रा खत्म हुई, राहुल गांधी की भी बहुत बड़ा शो हुआ। अपने आप में वो शो बताता है, वो जो डिस्प्ले है उनकी ताकत का, वही बताता है कि महाराष्ट्र किस तरफ जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो लोगों में बहुत ही तेजी से अलोकप्रिय हो गए हैं, एकनाथ शिंदे भी हो गए, यहाँ तक कि फडणवीस भी हो गए। लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने इतने समय तक मुख्यमंत्री का पद संभाला, वो देश में अकेला उदाहरण है कि अब वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है। तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता लुलुकता है वो पसंद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और ये बात तो पहले से हम लोग मान के चल रहे थे कि वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, बिहार है, ये जो 3-4 स्टेट्स हैं ये निर्णायक रहेंगे। तो मुझे लगता है जो आपका प्रश्न है महाराष्ट्र वाला, दूसरी बात मैं एक ही ऐड करना चाहूंगा राजीव जी, ये जो सर्वे की जो बात हो रही है, तो जो CSDS का जो सर्वे है लोक नीति, उसमें देखिए बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आज हिंदू ने उसके ऊपर एक लेख छापा है, बल्कि उनका एडिटोरियल है, और उन्होंने ये कहा है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां इतने तरह के कॉम्प्लेक्सिटी है, विविधता है, वहां पर जो भी सर्वे होते हैं उनको बहुत ध्यान से और सतर्कता पूर्वक उसको अनपैक करने की जरूरत है। उन्होंने ध्यान दिलाया है। CSDS और लोकनीति का जो सर्वे है वो एक तरफ बता रहा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये प्रमुख मुद्दे हैं, और जो राम मंदिर का मुद्दा है, बाकी जो चीजें हैं वो कहीं गौण हो गई हैं। लेकिन उसी ने एक दूसरा सर्वे किया है। उस सर्वे के मुताबिक जो है वो कहता है सर्वे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो इंटेक्ट है। नंबर 2, उनका जो है 42% है उनका शेयर, और दूसरा जो है 37% इंडिया का है। तो हिंदू ने सवाल उठाया है कि ये कैसे हो सकता है कि जब आपका जो वोटर मान रहा है या जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमारे प्रमुख मुद्दे जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो फिर आपकी पॉपुलैरिटी रिटेन्ड कैसे है, वो कैसे अभी भी कैसे कायम है, इसको सवाल उठाए। हिंदू ने बहुत बेहतरीन उसके ऊपर एक लेख लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमने जब 70 से जब पत्रकारिता शुरू की थी, हमको बैक टू बेसिक, जॉन मेजर का जो दिया हुआ फार्मूला है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का, कि जब कोई चीज समझ में ना आए तो बैक टू बेसिक, आप बुनियादी चीज पे जाइए। हम पुराने समय जब पत्रकारिता करते थे तो भीड़ देखकर अंदाज लगाते थे कि कौन उम्मीदवार जीत रहा है और कौन सी पार्टी जीत रही है, क्योंकि तब न तो सर्वे था, न तो सोशल मीडिया था, न तो इस तरीके की कोई बातें करने वाले हुआ करते थे। भीड़ से अंदाज हो जाता था कौन सा उम्मीदवार जाग रहा है, चल रहा है आगे। तो आज मुझे लगता है उसी फार्मूले को अपनाने की जरूरत है। सारे के सारे सर्वे को दरकिनार कीजिए, और सड़क पे कौन है, कितने लोग हैं, कितने लोग किसके साथ चल रहे हैं, ये तय कर देगा कि चुनाव कौन जीत रहा है। अब बाकी EVM है, निर्वाचन आयोग है, उनकी अपनी भूमिका क्या होगी हम नहीं कर सकते राजू जी। बिल्कुल बिल्कुल। CSDS का आप जिक्र कर रहे थे, तो एक अभी थोड़े दिनों पहले CSDS के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर संजय कुमार, वो किसी डिबेट में थे। जिस दिन ये सर्वे उनका आया था, हिंदू में आया था, उसी दिन किसी चैनल के डिबेट में थे, और उस डिबेट में ओपनिंग कमेंट उन्हीं को करना था, संजय कुमार को ही, और लगभग उन्होंने 15 मिनट तक भाषण दिया उसमें। और उस भाषण को अगर सुनते, जो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा, डिबेट, जो भी कह लीजिए, उनका वो भाषण ही कह सकते हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर CSDS का लोक नीति का डायरेक्टर अगर पूरे उस सर्वे को इस हिसाब से फ्रेम कर रहा है जैसे वो सर्वे, और उसमें अगर कहीं महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे मूल जो जनता के मुद्दे हैं वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है ये, और इतना ही नहीं, बार बार वो यहाँ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि आज भी नरेंद्र मोदी सर्वोपरि हैं। प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी आऊंगा आपके पास। प्रशांत जी जरा आपसे, मुझे लग रहा है कि आपने भी देखा होगा इस सर्वे को, और चूंकि हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी ने CSDS का नाम लिया, और उस आज जो एडिटोरियल छापा, एक आलेखनुमा छापा है हिंदू ने, और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है तो दोस्तों जरूर पढ़िए। और सर्वे क्या कुछ कहते हैं सर्वे, और सबसे बड़ी बात कि एक अखबार छाप रहा है और वही वहां बता भी रहा है कि कहां, वो इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है कि कहां कहां गड़बड़ियां हैं। इसलिए यह पढ़ना जरूरी है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। लेकिन चूंकि बात निकली है लोक नीति CSDS की, तो वो जरा सा
मतलब सुन करके आश्चर्य हो रहा था। शायद प्रशांत जी आप भी देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन यहाँ से सवाल यही उठता है कि थोड़ा उस पर आपका कमेंट जरूर चाहूँगा। और साथ में चूंकि आप अभी घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, आए हैं, फिर अभी सेकंड फेज के लिए आप जा रहे हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहूँगा कि सर्वे और धरातल यानी ग्राउंड रिपोर्ट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं? बिल्कुल बहुत फर्क होता है राजीव जी, लेकिन उस फर्क को बताएंगे। हम लोगों का साझा तजुर्बा है बहुत सी चीजों का, लेकिन वो जिसकी चर्चा आप कर रहे थे मैंने भी देखा था वो शो जिसमें संजय कुमार जी थे। अब उसमें आंकड़ा तो ये कह रहा है कि 50% लोग बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा मान रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर वोट देंगे, और 8% लोग राम मंदिर को मुद्दा मान रहे हैं। और संजय कुमार जी ये कह रहे थे कि जिसको लोग 8% कह रहे हैं दरअसल उस पर वोट देने जा रहे हैं, तो अधिकांश लोग उस पर वोट देंगे। तो उनकी एक व्यक्तिगत मेरे ख्याल से वो होगा रुझान उस तरफ। तो सर्वे तो एक बहुत बड़ी टीम करती है, क्योंकि वो उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, तो उसमें उनका कितना रोल है मुझे मालूम नहीं। दूसरा राजीव जी, सर्वे बड़ा विचित्र 2-3 बड़ी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सर्वे कराए हैं अपनी लाइफ में, आपने भी करवाए हैं, 2-3 बड़ी विचित्र बातें होती हैं। एक तो जो उसका स्टैटिस्टिकल मॉडल है, जो उसके कैलकुलेशन का परसेंटेज तो ठीक आ जाता है, यानी वोट शेयर, सीट में कन्वर्जन में गड़बड़ होता है, क्योंकि उसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। कहीं पे मान लीजिए कि गुजरात का कोई सर्वे करे और बीजेपी को बहुत ज़्यादा जो है वो सीट वोट शेयर मिले, लेकिन उनके विक्ट्री मार्जिन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वोट शेयर में भी कम सीटें आती। उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, सीटें घट गई 2019 में। तो ये क्योंकि विक्ट्री मार्जिन का भी चक्कर होता है। दूसरी बात यह कि देखिए, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का अपना एक अट्रैक्शन होता है, उसकी विजिबिलिटी होती है। उसकी विजिबिलिटी से मुद्दों के ऊपर जो राय लोगों की है, उससे दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जब चुनाव हार गए थे मनमोहन सिंह, तब उनकी भी विजिबिलिटी थी ना, तो उनको भी अप्रूवल रेटिंग आता था, जितना आज राहुल गांधी को आता उसके आसपास था। तो अब डॉक्टर मनमोहन सिंह तो राजनीतिक नहीं थे, नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिशियन थे, वो उनको भी आता था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक अपना ऑरा होता है, उसकी विजिबिलिटी होती है, उसका असर होता है। दूसरी बात राजीव जी, मैं जहां जाता हूं, हम लोग साथ भी गए, आप देखिए, मैं कभी भी कोई सर्वे कंपनी वाला व्यक्ति, कोई पत्रकार, स्थानीय पत्रकार, कोई एक्टिविस्ट, कोई नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे कोई फीडबैक कभी नहीं लेता हूं। और आप खुद याद कीजिए राजीव जी कि जब हम लोगों ने तेलंगाना में, हैदराबाद में स्थानीय पत्रकारों से, और जो मित्र पत्रकार जो बरसों से जानते हैं, साथ में काम भी कर चुके, उनसे फीडबैक लिया, सबने एक स्वर में कहा था कि बीआरएस वापस आ रही। लेकिन जब हम हैदराबाद से बाहर निकले और वहीं से लाइव शो में हम लोगों ने कह दिया था, आपके शो में ही आपने ही कह दिया था कि यहाँ पे इस बार कांग्रेस वापस आ रही है, जीत कर पहली बार तेलंगाना में। तो सर्वे का तरीका क्या होता है कि आप लोगों से बात करें, जनता से बात करें सीधे। अगर आप वाया मीडिया जाएंगे तो आपको बड़ी बायस ओपिनियन मिलती है, लेकिन जो सड़क पे व्यक्ति है, जो महिला है, जो दफ्तर में जाने वाला व्यक्ति है, जो छात्र है, उससे अगर आप बात करेंगे, और बात करके ऐसी सीधा सवाल नहीं कि आप किसको वोट देने जा रहे हो, थोड़ी देर ठहर के बात करनी पड़ती है, तब व्यक्ति जो है अपनी बात कहता है। भारत में लोग डरते भी हैं बहुत। अभी आप कहें किसी से कि 2 जमा 2 4 होता है, इसमें दस्तखत कर दो, कोई दस्तखत नहीं करेगा। यहाँ पे लोग डरते बहुत हैं। दूसरी बात, जो पहले चरण का चुनाव है राजीव जी, वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है कि तमिलनाडु की 39 सीटों का चुनाव हो जाएगा।
दक्षिण भारत में 10 साल में मोदी साहब कोई एक ठोस कार्यक्रम लेके नहीं जा पाए। दक्षिण भारत के मुद्दे थोड़ा सा यहाँ से फर्क है। वहाँ एक बड़ा मुद्दा जो है वो फेडरलिज्म है, राज्यों की शक्तियां जो कम की गई जैसे जी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ भाषा का बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से तमिलनाडु में हिंदी भाषा इम्पोज करने की बातें होती बीजेपी की तरफ से, आपको याद होगा कि तेलंगाना वो कर्नाटक के चुनाव में दही को हिंदी भाषा में लिखने का काम हो गया नंदिनी स्टोर में, और वही एक बड़ा मुद्दा बन गया था। भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है दक्षिण भारत में। तो भाषा संस्कृति बीजेपी अभी वो कोई एक क्रिएट नहीं कर पाई है कि नियम कि वो किस रास्ते से दक्षिण भारत के दरवाजे में जाएगी। और इसका आप देखिएगा कि कर्नाटक के चुनाव में, तमिलनाडु में तो मुझे लगता है कि शायद इस बार भी खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का। तो ये दक्षिण भारत से जो संदेश आएगा वो बहुत डिफरेंट है। और इस बार दक्षिण भारत में बीजेपी की सीटें जो मेरी बात हो रही है लोगों से, काफ़ी कम होने जा रही हैं। कर्नाटक में भी और तेलंगाना में भी, तमिलनाडु और केरल में खाता भी शायद ना खुले। पहले वाली स्थिति तमिलनाडु और केरल में पहले भी खाता नहीं खुला था और इस बार भी खाता ना खुले शायद। और कर्नाटका में 28 में से 25 सीटें थीं, 25 नहीं बल्कि 26 सीटें एक कैंडिडेट निर्दलीय थी और जो इन्हीं के समर्थन से जीत के आई थी, यानी कि 28 में से 26 सीटें बीजेपी के पास थीं। क्या इस बार 26 सीटें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही थी वहीं पे, और उसके बाद तेलंगाना में। तो ये सब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अमलेंदु जी, ज़रा इधर आना चाहता हूँ। आज सुबह से जो सबसे बड़ा आज का दिन जहाँ से शुरुआत हुई वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उत्तर प्रदेश का जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि हम दक्षिण भारत और फिर महाराष्ट्र की बात कर लिए, बिहार की बात हमने की, और थोड़ा उत्तर प्रदेश की और बात करना चाहते हैं, इसलिए भी क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें कल एक फिर से महापंचायत हुई है। क्षत्रिय समाज की क्षत्रिय महासभा हुई है मेरठ के खेड़ा में, और वहाँ साफ साफ कह दिया गया है कि इंडिया गठबंधन को समर्थन दो। और इधर महेश शर्मा की बात बता रहे थे प्रशांत जी अपने पहले वक्तव्य में, मुझे जहाँ तक ध्यान है। और क्या कुछ यहाँ से क्या आपको लगता है कि कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा अगर क्षत्रिय महासभा, और क्योंकि कल ही इसी शो में सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि क्षत्रिय समाज जो है वो आज भले कुछ कह ले लेकिन कल को वो बीजेपी को ही वोट देगा। हम लोगों ने देखा कि किसानों का आंदोलन था और किसानों के आंदोलन के 13 महीने वो आंदोलन चलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन फाइन डे आकर के तीनों कानून को वापस लेते हैं, कहते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई कि मैं इन किसानों को समझा नहीं पाया। और लेकिन उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत हो जाती है, अच्छी मार्जिन मिलती है। तो क्या कुछ यहाँ देखा जाए जब अगर क्षत्रिय महासभा एक नहीं दो सभाएं करके बैठता है और कहता है, ऐलान करता है। यही चीज़ हम गुजरात में देख रहे हैं, रूपाला के खिलाफ एक ज़बरदस्त रैली होती है, अभी राजकोट में आपने देखा। क्या कुछ है धरातल पे, आपसे भी समझना चाहता हूँ। देखिए राजीव जी, एक तो खैर सुनील शुक्ला जी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके की चीज़ें सब हैं, क्षत्रियों का जो आंदोलन चल रहा है, और ये राजीव जी दिखाई देगा इसका परिणाम जो है वो लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे। और ये सिर्फ एक आंदोलन भर नहीं रहेगा, और ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जो है लोग सिर्फ बातें करें और नारेबाजी करें और वोट जा करके भाजपा को दे आए। उसके पीछे राजीव जी 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी के बहुत नज़दीकी हैं, उन्होंने जिस तरीके से क्षत्रियों की महिलाओं को लेकर के टिप्पणी की है, वो क्षत्रिय समाज ने अपने दिल के ऊपर लिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और रूपाला को एक तरीके से सेकंड मोदी समझा जाता है कि वो मोदी के बहुत नज़दीकी हैं, बहुत खास हैं। अमित शाह के बाद उन्हीं का नंबर समझा जाता है गुजरात में कि वो मोदी जी के बहुत नज़दीकी हैं। संदेश ये जा रहा है कि जो भी कुछ कहलवाया गया रूपाला के मुंह से, वो रूपाला ने नहीं बल्कि मोदी जी ने कहलवाया है। ये एक संदेश जा रहा है।
अब कहलवाया क्यों, इसके पीछे कुछ भी बहुत से कारण हो सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, या उनके मुंह से निकल गया, लेकिन जो संदेश जा रहा है वो राजीव जी संदेश ये है। दूसरा ये कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर के चर्चा चल रही है, और ये बात जमीन पर नीचे है राजीव जी बहुत, कि 4 जून को या तो मोदी जी बचेंगे या फिर योगी जी बचेंगे, दो में से एक बचेगा। अगर मोदी जी आते हैं तो योगी जी नहीं बचेंगे, और मोदी चले जाते हैं तो योगी जी बचेंगे। तो योगी आदित्यनाथ, जाहिर सी बात है कि मोदी जी से बड़े नेता हैं, क्षत्रियों के लिए तो कम से कम है ही, और बहुत से हिंदुओं के लिए भी मोदी से बड़े नेता अब योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये भी एक नाराजगी है। तीसरी राजीव जी ये कि कोई भी अगर उठता है तो ये बीजेपी वाले उसी के खिलाफ जिस तरीके से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं और एजेंडा शुरू कर देते हैं। मैं बार बार जिसकी बात कर रहा हूँ, एक रविंद्र सिंह भाटी जो राजस्थान का निर्दलीय विधायक चुने गए हैं और वो निर्दलीय खड़े हुए हैं लोकसभा के लिए, वो पहले विद्यार्थी परिषद के राजीव जी कार्यकर्ता थे और वो टिकट मांग रहे थे जोधपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए विद्यार्थी परिषद से। विद्यार्थी परिषद ने टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट लड़ गए, जीत गए। विधानसभा में टिकट मांगा, नहीं दिया बीजेपी ने, इंडिपेंडेंट लड़े, जीत गए। फिर बीजेपी में शामिल हो गए, फिर उन्होंने टिकट मांगा लोकसभा का, नहीं दिया, अब वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। अब बीजेपी का आईटी सेल जो है वो क्षत्रियों को गाली देते हुए और रविंद्र सिंह भाटी को देशद्रोही बता रहा है। तो यानी जो बीजेपी के साथ नहीं है वो देशद्रोही हो जाता है तुरंत। तो ये जो सबको देशद्रोही साबित करने की जो बीजेपी की रणनीति है, ये बीजेपी को बूमरैंग कर रही है। तो कुल मिलाकर के क्षत्रियों की नाराजगी राजीव जी इस बार जो है वो बूथों पे दिखाई देगी, और वो वोट में भी दिखाई पड़ेगी क्षत्रियों की नाराजगी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको जो क्षत्रिय वर्सेस अदर्स करके जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि क्षत्रिय जो थे वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए जो थे वो बनाया करते थे, कहा जाए बेस बनाते थे, थोड़ा सा आधार बनाते थे, वो अब उसके लिए आधार नहीं होगा। तो ये नाराजगी एक तो काम करेगी राजीव जी बहुत अच्छे तरीके से, तो ये उनको नुकसान हो रहा है। दूसरा, आज जो गाजियाबाद से राजीव जी शुरुआत हुई है, तो इंडिया गठबंधन के एक तरीके से कहा जाए कि संयुक्त चुनाव प्रचार की, मतलब इस चुनाव में शुरुआत हुई है, वो गाजियाबाद राजीव जी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है। समाजवादी पार्टी वहां कभी नहीं जीती। केसी त्यागी जनता दल के टिकट पे 89 में जरूर जीते थे। कांग्रेस वहां से जीतती रही है और कांग्रेस की वो सीट रही है। वहां आकर के राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का संयुक्त प्रचार मतलब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और अखिलेश यादव का कहना कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक इनको साफ कर देंगे, और राहुल गांधी का कहना कि पहले 180 आ रहे थे लेकिन अब मेरे पास सूचना है कि 150 आ रही हैं। ये बहुत कुछ संदेश देता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजीव जी मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन बहुत तगड़े मार्जिन के साथ आगे निकलता हुआ दिखाई आपको पड़ेगा जब परिणाम आएंगे। मैं इस बात को कह सकता हूँ जो मैं देख रहा हूँ जमीन पे कुल मिलाकर के। खासतौर से राजीव जी जहां हम लोग बैठे हैं, मतलब नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो सब जो कहा जाता है, यहाँ जिस तरीके से जो हाई राइज सोसाइटीज हैं, यहाँ एक बड़ा समस्या राजीव जी है उसकी सोसाइटीज के जो फ्लैट्स की रजिस्ट्री की। लोगों का पैसा फंसा हुआ है, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही और कई लाख जो है वो फ्लैट ओनर्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, बिल्डर्स जो उनका शोषण कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, वादा करने की बात करने वाली सरकार जो है वो इन फ्लैट ओनर्स की रजिस्ट्री नहीं करवा सकी, जो कि फ्लैट ओनर्स भारतीय जनता पार्टी के पक्के समर्थक समझे जाते हैं। आप राजीव जी निकल जाइए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तमाम जगह आपको बैनर लगे हुए मिल जाएंगे हाई राइज सोसाइटीज पे कि रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं। तो अगर वो वोट नहीं भी जाता है, किसी और को भी नहीं जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। तो कुल मिलाकर के राजीव की जो परिस्थितियां हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं जो यहाँ बैठ कर देख पा रहा हूँ, सब कुछ जो सूचनाएं आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी करतूतें जो है उनकी वजह से नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे की वजह से नहीं हो रहा है। और ये अवसर जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे लोगों को मुहैया कराया। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी उस समय कह भी रहे थे कि ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच है। पंकज जी आपके पास ही आना चाहता हूं फिर से। तमाम साथियों की बात आप सुन भी रहे थे बहुत गौर से, और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसमें अब चूंकि परसों पहले फेज़ का मतदान है, अब यहाँ से क्या कुछ आप देख रहे हैं? आपके पास भी बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी खबरें देखते हैं, बहुत सारे लोगों से के संपर्क में हैं। उस तमाम चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो ये चुनाव, उसमें भी पहला फेज़, और बहुत एक कहा जाए तो बहुत चालाकी से पहले फेज को 19 तारीख को रखा गया है। एक बात यहाँ ज़रूर रखना चाहूँगा, आज रामनवमी है और आज दिन भर रामनवमी की चर्चा होती रही है और परसों चुनाव है। समझ सकते हैं कि 22 जनवरी को
अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन से अगर उसका रिफ्लेक्शन अभी तक धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, तो अब आज उसको करने की भरपाई उसकी करने की कोशिश होती रही है। दिन भर देख रहे होंगे टेलीविजन चैनल से आप लोग। प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं? एक और बात राजीव जी है रामनवमी के, जो बहुत चिंतित थे हम, लेकिन रामनवमी में देश के किसी भी हिस्से से रामनवमी के जुलूस को लेकर कोई फसाद नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया। ये भी एक अच्छी बात है। और अगर वो फसाद होता तो जरूर कुछ ना कुछ चुनाव पर इसका असर होता। जी जी जी। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो आप देखिए, आज प्रधानमंत्री जी एक नहीं बल्कि 3 थ्रेड में 3 बार ट्वीट करते हैं रामनवमी के अवसर पे, और खासकर अयोध्या राम मंदिर इसका जिक्र करते हुए 500 साल लग गए, 5 सदी हमारे लग गए, आज रामलला वहाँ विराजमान हैं, पहली रामनवमी है। ये तमाम बातें उन्होंने आज सुबह सुबह ट्वीट करके 3 बार अलग अलग हिस्से में उन्होंने ट्वीट किया है। क्या इन तमाम चीज़ों का असर दिखाई देता है आज की तारीख में, या ये मुद्दे गौण हो चुके हैं? पंकज जी, तो 2-3 चीजें बताऊं कि जो पहले फेज का इलेक्शन है उसका एक बड़ा हिस्सा वो है जहां पर राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। तमिलनाडु की जो अभी चर्चा चल रही थी, तमिलनाडु में आप जान के चलें कि इस बार इनका दांव फिर से शून्य रहा है, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि तमिलनाडु में ये क्षेत्रवाद वर्सेस राष्ट्रवाद करते हैं। यही ये केरला में करते हैं। तमिलनाडु का आम लोगों को लगता है कि यदि हम क्षेत्रीय अस्मिता, द्रविड़ अस्मिता, तमिल अस्मिता की बात करते हैं तो क्या राष्ट्रवाद नहीं है क्या? और वहीं से ये बात आ जाती है वहां पर कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसके निगाह में राष्ट्रवाद केवल हिंदी भाषा है, राष्ट्रवाद केवल तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, राष्ट्रवाद केवल अयोध्या का मंदिर है। तो ये एक पूरा संदेश दक्षिणी राज्यों में है कि ये हमारी जो क्षेत्रीय अस्मिता है या जो हमारी क्षेत्रीय संस्कृति है उसको राष्ट्रवाद नहीं मानते हैं। ये मेरे बहुत करीबी मित्र हैं वहां पर जो बड़े अखबारों में, तमिल अखबारों में काम करते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो स्पेशली ये बात उभर के आती है और उनका साफ साफ कहना होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है या राजनीति है वो ब्राह्मणिज्म की राजनीति है। ब्राह्मणिज्म को जात से मत लीजिए, है ना, उनका उस तरीके का सोच है। जहां तक राम मंदिर के इम्पैक्ट का बात है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं राम मंदिर के का जो शुरुआत हुई थी और उससे आज तक के इस समय कम से कम 5 राज्यों में मैं करीबन 25 जिलों में तो गया हूं। साइमल्टेनियसली कोई नया वोटर इस बात के लिए जुड़ जाए कि राम मंदिर बन गया, ऐसा मुझे नहीं मिला है। वही जो पुराने लोग थे जिनको स्थानीय भाषा में अंधभक्त कहते हैं, इससे ज्यादा लोग इस बात के लिए नहीं जुड़ पाए। और आज हमने देखा भी कि जिस प्रकार से उस समय 26 जनवरी के 4 दिन पहले पूरे देश में से तिरंगे हटा के भगवा से पटवा दिया गया था, आज मैं एग्जैक्ट गाजियाबाद जिले की बात कर रहा हूं। जिन इलाकों में हमने उस दिन भगवे पटे हुए देखे थे, आज उन इलाकों में सन्नाटा है, मौन था। मैं आपको ये बहुत स्पष्ट उदाहरण बता रहा हूं इस दिल्ली के बहुत सारे इलाकों का और गाजियाबाद जिले का। जिन इलाकों को मैंने आप देखा, मैं एक क्यूरियोसिटी से गया था कि क्या वही उत्साह है जो राम जन्म मंदिर का लोकार्पण के समय हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि वो जो इम्पैक्ट था, एग्रेशन था, वो 10% में नहीं बचा है। तो जो उसके कारण ऑलरेडी वोटर बन गए हैं या उनके ऑलरेडी वोटर्स हैं, मुझे नहीं लगा कि अब कोई नया वोटर उससे वो उगा पा रहे हैं राम मंदिर से। राम मंदिर को लेकर भी चुनाव आयोग की निर्लज्जता ही मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति चूंकि प्रधानमंत्री है इसलिए वो सरकारी जहाज का इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर बैठ के वो कैमरामैन से नौटंकी करवा रहे हैं कि देखो मैंने चप्पल उतार दी और चप्पल उतार के मैं आईपैड के ऊपर रामचंद्र जी के दर्शन कर रहा हूं। और बच्चों वाला खेल करना, उतने सारे वैज्ञानिक बुला लिए आपने, और हम लोग बचपन में किया करते थे, बिल्लोरी ग्लास कहते थे, बिल्लोरी ग्लास से हम लोग खूब सारा वो कार्बन पेपर जलाते थे, इधर की रोशनी उधर ले आते थे और सामान्य से खेल थे। उसके लिए 150 वैज्ञानिकों की टीम लेकर आपने किया। और जहां तक
500 साल की बात है, आप मुझे बताइए कि 500 साल का है तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास में जो रामचंद्र जी की मूर्ति जो कहलाती है तथाकथित रूप से जो राम जी की मूर्ति थी, वो तो वही थी ना जो आजादी के तत्काल बाद डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो उसको बाबरी मस्जिद कहा गया उसके अंदर रख दी गई थी। वो कहां गई? वो तो गर्भगृह में स्थापित नहीं है। पूजा पाठ, सूर्य नमस्कार और सोने चांदी के गहने चढ़ाने, वो तो इस नई मूर्ति को कर रहे हैं। यदि आप कहो तो 500 साल से तो राम जी वहां विराजमान ही थे, वहां पूजा भी हो रही थी, वहां आरती भी हो रही थी। भाई उसका मंदिर को तोड़ के उजाड़ा तो आपने था, कोई दूसरे ने तो उजाड़ा नहीं था। खैर असल मसला यह है कि राम मंदिर के मसले पर बहुत सारे वोट का जो हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन था वो मैं अर्बन इलाके में जो पहले मैं देख रहा था वो नहीं देख रहा हूं। और स्पष्ट है कि अग्निवीर योजना का एक असर है जो स्पेशली वेस्टर्न यूपी के इलाके हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव के बच्चे जाते थे, उत्तरांचल के बच्चे जो फौज में जाते थे, उन पे एक इसका एडवर्स इफेक्ट है। वहां के शादियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बार चुनाव को प्रभावित करती दिख रही हैं। मेरा एक शक और है मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पोलिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, पोलिंग कम होगी, क्योंकि एक बहुत निराशा और उद्देश्यहीनता का चुनाव दिख रहा है। इस बार कोई नारा नहीं दिख रहा है, कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है। और अभी जो हम भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, जो संकल्प पत्र आया है, हम उसको देखते हैं कि वो इतना कमजोर स्तर का संकल्प पत्र है कि वो अपने पिछले 10 साल के कामों, जिसके अंदर 100 स्मार्ट सिटी का मसला है या देश को खुले में शौच मुक्त करने का मसला है या हर घर जल का मसला है, ये तीनों मसले के डेटाबेस क्या कह रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है, उसके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। गांव में नल के पाइप पड़े हुए हैं क्योंकि ठेकेदार से पैसा लेना था, लेकिन आपके वाटर सोर्स नहीं है तो नल में पानी नहीं आ पा रहा है। मैं अर्बन इलाकों में बात कर रहा हूं। आज बुंदेलखंड के शहरी इलाकों में जल तंत्र ध्वस्त हो चुका है क्योंकि रिसोर्सेस ही डेवलप नहीं कर पाए। इन्होंने पूरा ध्यान केवल टंकी खड़ी करने और पाइप डलवाने में किया, जिससे कि ठेकेदार से पैसे लिया जा सके। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटीज, जो 100 स्मार्ट सिटीज हैं, पूरी 100 सो कॉल्ड स्मार्ट सिटीज पिछले बारिश में भीग गई थी। और जो अभी हमारे वाजपेयी जी बात कर रहे थे गडकरी जी के इलेक्शन का, मैं आपको बता रहा हूं गडकरी जी के चुनाव के जो सबसे बड़ा संकट है वो उनका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उनकी दुर्गति कर रहा है। क्योंकि हुआ यह कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नाम पर आप जाके देखेंगे तो आपको नागपुर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। ढेर सारे फ्लाईओवर्स बन गए, खूब सड़कें बन गई, लेकिन हकीकत यह हुआ कि अभी 3 महीने पहले जब बरसात हुई तो नागपुर में अभी तक के इतिहास के सबसे बड़ा जल भराव हुआ, कई लोगों की मौत हुई। जिस नाग नदी का उद्धार की बात कर रहे थे गडकरी जी, उसमें बाढ़ आई और पूरे शहर के तालाब ओवरफ्लो हुए, कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी चीज है उसमें सरकार के लोगों ने राहत का कोई काम नहीं किया। एक वो जो बात है कि विकास किस तरीके से विनाश का कारण बन रहा है और विकास के नाम पर वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को उजाड़ा गया, खोखे वालों को, मकान वालों को। ये पूरा हिस्सा नागपुर में गडकरी जी के खिलाफ बहुत ज्यादा असर कर रहा है। और अकेले नागपुर को यदि आप मॉडल माने तो ये पूरे देश की स्थिति है कि स्मार्ट सिटीज के नाम पर जहां पर इतनी अधिक तोड़फोड़ हुई, इतना अधिक लोगों को विस्थापित किया गया, लेकिन एट द एंड जब एक बारिश होती है छोटी सी तो वो विस्थापित स्थिति पहले से बदतर हालत में आ रही है। अभी मैं केवल ये दोनों 3 घोषणा पत्र में देख रहा था समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने पर्यावरण के मसले में केवल 3 बिंदु में बात की जो बेसिक मसला है। कांग्रेस का घोषणा पत्र और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, पहला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा लिख रही है कि वो वन संरक्षण के लिए काम करेंगे, जबकि पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने संसद में जो वन अधिनियम संशोधन पेश किया उसने तो वनों की दुर्गति का इतिहास एक दस्तावेज लिख दिया है। जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था
तब इन्होंने स्पेशल रिजर्व ला के असम के उत्तराखंड के जंगलों को कटवाने का काम कर दिया। ये इनका यदि आप घोषणा पत्र या सो कॉल्ड संकल्प पत्र देखें तो वो एक ब्लैंक दिख रहा है, यानी जिसके अंदर कोई दिशा नहीं है। जैसे पिछले बार दिशा थी, 370 को लेकर बात थी, राम जन्मभूमि को लेकर बात थी और कई मसले, इस बार तो इस प्रकार कोई बात नहीं। आप किसानों के लिए कोई बात नहीं कर पा रहे, आप रोजगार के लिए कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, आप अर्बन डेवलपमेंट के लिए कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, आप गंगा को फिर से कह रहे गंगा को हम शुद्ध बनाएंगे। भाई 10 साल में गंगा कहां खड़ी हुई जी, उस पर कोई जवाब नहीं है। तो ये जो मसले हैं जो देख रहे हैं कि जिसके अंदर बहुत ही उदासीन सा चुनाव है, तो एक वो वर्ग है जो अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है और जिसको एक संभावना दिख रही है कि यदि ये बड़े बहुमत से आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके, इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन करके ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करेंगे। वो लोग तो वोट देने निकलेंगे, लेकिन जो संघ का कार्यकर्ता सुबह 5 बजे से भाई साहब जी बाद में जलपान पहले मतदान वाला होता था, तो वो मुझे इस बार होता नहीं दिख रहा है। ये डिपेंड करता है कि इंडिया गठबंधन के पार्टी के लोग सुबह से किस तरीके से मतदाता को निकालते हैं, क्योंकि इस बार गर्मी का इम्पैक्ट भी होना है। मेरा ये एक प्रकार का आकलन है और इस आकलन से बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। और फिर लौट के आऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था कि उनके जितने चंपू चैनल है उन्होंने प्राण लगा लिए, लेकिन कोई 400 सीट नहीं दिखा पाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे बहुत हैं। किसानों की चर्चा नहीं, बेरोजगारों की चर्चा नहीं, और देश की गरीबी की चर्चा नहीं, लेकिन हाँ 5 किलो अनाज हम 5 साल तक देंगे, इसकी बात ज़रूर है। तो ये सब कुछ, क्या इन सब के बीच ये चुनाव उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में नरेंद्र मोदी ले जाना चाहते हैं, या ये चुनाव दिशा बदल चुका है? ये चुनाव उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में राहुल गांधी पैदल चल चुके हैं, यानी दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम की ओर, और बहुत कुछ सड़क पे आप निकलिए तो लोग कहते हैं कि हाँ एक बंदा जो है वो पैदल निकला, घूमा, और कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र आज की तारीख में राहुल गांधी बने हुए हैं। और इन सब को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो कई जगह राहुल गांधी अपनी ओर इस चुनाव को खींचते हुए नजर आते हैं। मुकेश जी आपसे समझो जरा, कैसे इसको, क्लोजिंग कमेंट आपका, कैसे इसको देखा जाए, कैसे इसको डिफाइन किया जाए कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो ही रहा है, चुनाव वही है, और ऐसे में ये राहुल गांधी 2014 या 2019 वाले राहुल गांधी नहीं है, समय भी बीत चुका है, लेकिन कितने इम्पैक्टफुल राहुल गांधी आज की तारीख में हैं मोदी के सामने? देखिए, राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो हमारे सामने रखा गया, आखिरकार हम कैसे तय करते हैं इम्पैक्ट होता क्या है, इम्पैक्टफुल कैसे हम डिसाइड करते हैं? एक, जनता के बीच में आपकी स्वीकारोक्ति क्या है, आप जनता के बीच में क्या पैठ बनाते हैं। दूसरी तरफ है कि आप किन मुद्दों को उठा रहे हैं। और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उसको आप देखिए कि क्या वो उनके मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यस। दूसरी तरफ बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, 2047 में जो है वो हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। कोई सरकार की कोई नीति ऐसी नहीं है जिसमें जो मोदी की गारंटी नहीं है। सब कुछ मोदी की गारंटी ही है। मोदी की गारंटी बेरोजगारी क्यों नहीं है, मोदी की गारंटी महंगाई क्यों नहीं है, कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। यानी जनता को ये साफ साफ लग रहा है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहने वाली जो जमात है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, आप एक और बहुत बड़ा फर्क देखेंगे 2014 और 19 और उसके बाद 24 वाले चुनाव में, कि 2014 में और 19 में दोनों में बीजेपी के पास बहुत बड़ा अस्त्र था, राहुल गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन। और धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता चला गया, धीरे धीरे वो इनका सारा परिवारवाद वाला प्लान डाइल्यूट होता चला गया। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि ये कुछ पुराना ढूंढ के भले ही ले आए, लेकिन आप जनता, ये मालूम है कि जनता इस बात को हजम नहीं कर रही कि राहुल गांधी को हम नालायक, नकारा, नासमझ, पप्पू टाइप का, बच्चा टाइप का,
है, ऐसा कोई बड़े चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए व्यक्ति के तरह से हम अगर उसे दिखाएंगे तो वैसा है नहीं। और राहुल गांधी जिस विचारधारा की बात कह रहे हैं वो विचारधारा वाकई में लोग सीधे सीधे समझ पा रहे हैं। समझ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि उनका जनजीवन वैसे ही चलता है। ऐसा नहीं है कि गांव आज से 20 साल 30 साल पहले जैसे थे और जैसे आज हैं उनके बीच में लोग आपस में जाति और धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अड़ोस पड़ोस में लोग उस तरीके से लड़ रहे हैं। वैसा द्वंद्व, वैसा एक तरीके से कहें कि क्या कहें उसको, खींचतान नहीं है। तो साफ सी बात है कि बात मुद्दे की है और मुद्दा यह है कि भाई सरकार ने जिस तरह की बातें आपसे की थी क्या उनसे डिलीवर किया है? अगर हाँ तो मोदी जी 300 नहीं, 350 नहीं, 400 क्या 450 सीट लेके आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, चाहे कुछ सर्वे कुछ। लेकिन अगर डिलीवर नहीं किया है, अगर आपके शासन में जनता की तकलीफें कम नहीं हुई है, आम लोगों की तकलीफें कम नहीं हुई है, अगर आपके शासन में आपने अपनी लोकप्रियता को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पाया है कि साहब हम जो है वो 5 किलो राशन दे देते हैं 80 करोड़ लोगों को, हम लंबी लंबी बातें कहते हैं, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, हम स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पंकज जी ने उसको बताया। ऐसी तमाम बातें हैं जो आपने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े ख्वाब बेचे, सपने बेचे, जो एक राजनीतिक दल करता है, राजनेता करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या हकीकत वैसी ही है जैसे आपने बातें की थी, या हकीकत उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है, मीलों दूर है? आमतौर पे आप बहुत आसानी से इस बात को महसूस कर सकते हैं कि एक आम भारतीय का जीवन कष्टप्रद हुआ है, और यही वो चीज है जो इंडिया साइनिंग का बिल्कुल अपोजिट है। हमें भी अभी साफ दिख रहा है, आप कितना भी गारंटी बोलते रहिए, सच ये है कि क्या एक आम आदमी को ये लगता है कि हमारा जीवन कष्टकारी हुआ है? आप देख हाईवे बना रहे, हाईवे पे चमकते हुए हाईवे पे, माफ कीजिएगा, चमकते हुए हाईवे का सबसे बड़ा सुख आम लोगों को बहुत कम मिलता है। चमकते हुए ये अमृत भारत और कौन सा ट्रेन आपने जो बनाई है, 3-4 किस्म की इन्होंने जो बनाई है हाई स्पीड ट्रेन के नाम पे, वंदे भारत, उसका वंदे भारत, जी वंदे भारत, उसका इम्पैक्ट। जी मुकेश जी का शायद वीडियो डाउन हो गया। जी मुकेश जी आगे सबसे बड़ी वजह यह है कम दिखने की कि उस पे लोग, चलने वाला व्यक्ति कौन है? साधारण व्यक्ति जो ट्रेन पे चलना चाहता है, आए दिन महसूस करता है, आए दिन हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, आए दिन उसको संकट झेलना पड़ता है। आज आप एक टिकट रेलवे में कराने जाएं, आपकी क्या स्थिति झेलनी पड़ेगी? तो ये सब कुछ हमारे सामने। और इसी नोएडा दिल्ली में आप एक बहुत बड़ा प्रमाण देखिए कि ये जो हाईवे, जो आगरा हाईवे यहां से गुजरता है नोएडा दिल्ली के बगल से, इस हाईवे पे कितनी प्राइवेट बसें ऐसी चलती हैं जो 1000-1500 किलोमीटर की दूरियां तय करती हैं, जा रही हैं यूपी बिहार की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। क्यों? क्योंकि आप जो है वो उस आबादी को ट्रेन की सुविधा नहीं दे पाए। बेचारा क्यों जाना है, उसकी मजबूरी है, वो क्या करे, बस से इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि भैया यही एकमात्र विकल्प है मेरे पास। बुनियादी तौर पे आप दूसरी तरफ कहते रहिए हमने इतने 1000 किलोमीटर का रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाई कर दी होगी भैया, हमारे लिए वो डीजल के इंजन से चलने वाली लाइन ज्यादा अच्छी थी अगर हम उसमें जा पाते थे। आपके इस इलेक्ट्रिफिकेशन का मैं क्या करूं अगर इसमें जा ही नहीं सकता। जनता के लिए इस तरीके से सोचने का जो आधार है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और निश्चित रूप से उसका असर, उसके पास एक ही तरीका है चुनाव में अपना असर दिखा दे। अगर उसके पास वो धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दे नहीं है, अगर वो उन मुद्दों से चार्ज नहीं हुआ है, जो बातें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं बढ़िया सर्वे के आधार पे, तार्किक आधार पे, जो बातें एस्टेब्लिश कर रही है कि मोदी जी की लोकप्रियता के बारे में जो भी बातें, जो भी दावा किया जा रहा है, जो भी नंबर और स्टेटिस्टिक्स दिखाए जा रहे हैं, उनमें सच कम और बनावटीपन ज्यादा है, ढकोसला ज्यादा है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो कैसे बीजेपी इतनी मजबूत दिख सकती है? और दूसरी तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लंबी लंबी फेंकने की गतिविधियां कभी नहीं की। उससे उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। उन्होंने गैर संजीदा किस्म की बातें करने से हमेशा परहेज किया। राजनीति में जिसको लंबी दूरी का घोड़ा बनना होता है उसके लिए इन गुणों का, उसमें इस तरह के गुणों का होना जरूरी है। इतना कैरेक्टर एसेसिनेशन उनका किया।
बहुत बढ़िया बोला था प्रियंका गांधी ने, कितनी गालियां दी गई हमारे परिवार को। ये तो नहीं रो रहे हैं उस चीज का। ये सीधे सीधे जनता से कह रहे हैं साहब आपको ये तकलीफें हैं, ये दिक्कतें हैं, इसमें से ये सरकार की वजह से, अगर हम सरकार में आएंगे तो हम आपकी इन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। यही चुनाव होता है। तो ये चुनाव अगर हमें ये लगता है कि नहीं साहब ये इफेक्टिव नहीं है, बीजेपी की जो ताकत थी, जो स्ट्रेंथ थी, निश्चित रूप से वो बहुत कमजोर पड़ी है इस चुनाव में। जो स्ट्रेंथ हम लोग 2019 में देख के आए हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में उनकी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर पड़ी है, उनके नंबर घटे। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो स्ट्रेंथ जो है वो कैसे बीजेपी के कम हुए हैं और आने वाले समय में कैसे बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं 180 की बात करते थे, अब 160 सीटें राहुल गांधी दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इन सब पर हम लोग आज चर्चा कर रहे थे। और चर्चा ये भी कि पहले फेज से ये चुनाव किधर जा रहा है। परसों पहले फेज का चुनाव है और उस वक्त हम आपको पल पल की रिपोर्ट सुबह से दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले कल एक बड़ा दिन फिर आने वाला है, क्योंकि ईवीएम पर कल सुनवाई होगी फिर से सुप्रीम कोर्ट में। ईवीएम अभी भी एक मुद्दा है और जिसके बारे में अभी आप सब और खासकर पंकज चतुर्वेदी जी जो बात कह रहे थे कि उनको लगता है कि लोग शायद इस बार मतदान कम हो, लोग कम निकलें। मौसम भी है, गर्मी भी है और साथ साथ एक निराशा भी है। लेकिन दोस्तों निराश मत होइए। कल भी मैं कह रहा था और रोज कहता हूं, आज इस कार्यक्रम को समाप्त करते करते फिर कह रहा हूं, निराश मत होइए, वोट देने जरूर जाइए। 19 तारीख को या 26 तारीख को या उसके बाद फिर 7 मई को और लगातार आगे 7 चरणों में जो मतदान है उसमें से जिस भी दिन आपके यहाँ मतदान है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में है ये चुनाव, इसलिए भी और आप जाइए, वोट दे के आइए। उसके बाद लड़ाई लड़िए, आपका कैंडिडेट क्यों नहीं जीता फिर देखा जाएगा, लेकिन पहले आप वोट डाल के आइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा